अभी तक की जो क्लास हो रखी है हमारी, जिसके अंतर्गत हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में भौतिक विभाजन, और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इंडिया की फिजियोग्राफी के अंतर्गत हिमालयन रीजन या नदन जो माउंटेन्स है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया है। और कल हमने स्टार्ट किया था भारत का जो हिमालयन क्षेत्र है, इस हिमालयन क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से इंडियन प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव होती है, और बीच में जो तैथिस सागर का जो भूसन्नति, जिसे जियो सिंक्लाइन या कचरा कहते हैं या सेडिमेंट्स कहते हैं, वो एकदम से अप यूपर की तरफ आ जाता है। तो उससे यानी ये जो सेडिमेंट था, या दो प्लेटें मैंने कल बताया था आपको कि इंडियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट अपनी जगह पर स्थिर है और बीच में जो था वो था तैथिस सागर। अब तैथिस सागर में जो सेडिमेंट्स थे, जब ये इंडियन प्लेट जो मूव करती है तो ये अपनी जगह पर स्टेबल रहा था। यूरेशियन प्लेट ने मूवमेंट नहीं की थी, तो ये यहाँ पर स्टेबल रहा। और यहाँ पर जो सेडिमेंट्स था, वो सेडिमेंट एकदम से जब इंडियन प्लेट इस तरफ मूव होती है तो ये जो सेडिमेंट होता है ये ऐसे अप चला जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन से यहाँ पर एक पर्वत बनता है जिसे हिमालय कहते हैं। अब इस हिमालयन के निर्माण, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका हिमालयन रीजन जो है क्रिएट होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और इससे हम और देख सकते हैं इंडियन प्लेट एक्चुअल में कहाँ थी। तो इससे संबंधी मैंने एक बार और डिस्कशन में आपको कहा था कि इंडियन प्लेट की जो एक्चुअल जो सिचुएशन जो स्थिति है वो कहाँ थी। तो हम उसको इस प्रकार से देखते हैं कि इंडियन प्लेट जो थी, मैंने कई बार कहा कि एक फ्रांस का एक द्वीप है जिसको री यूनियन कहा जाता है। अब जो री यूनियन है वो कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। री यूनियन की बात करते हैं, एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। कईयों को मैंने बताया भी था कि री यूनियन कहाँ है। तो जो मेडागास्कर है, उस मेडागास्कर के ठीक पीछे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो री यूनियन, जो इंडियन जो प्लेट थी वो वहाँ पर थी। अब इंडियन प्लेट वहाँ से मूव होकर आगे की तरफ यानी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करती है, और मूव करने के बाद सीधी वहाँ पर टकराती है। और बीच में जब तैथिस सागर आता है तो तैथिस सागर की जो भूसन्नति करते हैं, भूसन्नति को मैंने जिस प्रकार से कहा कि ये सेडिमेंट्स है। अब इसको हम कहते हैं, देखिएगा ये हमारा मेडागास्कर है अफ्रीकन रीजन के। अफ्रीकन रीजन के ठीक नीचे यहाँ पर देखिएगा ये है री यूनियन। ये एक प्रकार का प्लूम है। प्लूम को मैंने बताया था आपको कि प्लूम का अर्थ ये होता है कि ये इंट्राप्लेट वल्केनो है। अब इंट्राप्लेट वल्केनो का अर्थ होता है कि यहाँ से लगातार लावा बाहर निकलता रहता है। तो भारत जो था वो पहले यहाँ पर था। भारत जो था वो पहले यहाँ पर था। इसका अर्थ ये हो गया कि भारत जो है मेडागास्कर से इस प्रकार से जुड़ा हुआ था यहाँ। अब ये मूव करता है, और मूव करने के बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि ये जो है यहाँ से मूव, री यूनियन से मूव करके इस तरफ मूव करता है। तो जब यहाँ था तो ऐसी स्थिति में भारत का जो सबसे जो साउथ का जो पार्ट है उसमें आपको पता होगा कि वहां पर आपको प्लेट्यूज मिलते हैं या ब्लैक सॉइल के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो भारत कुछ ऐसे था, यानी जो पेनिसुल जो एरिया था वो इस प्रकार के, यानी भारत का जो थी स्थिति कुछ इस प्रकार की थी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये भारत जो है इस प्रकार से आगे की तरफ मूव होता है, और मूव होने के बाद ये भारत जो है आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर पहले प्लूम था या लावा, तो लावा के जो डिपॉजिट थे वो यहाँ पर हो गए। अब लावा की डिपॉजिट जब यहाँ पर हुए तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है जिसे हम डेक्कन प्लेट्यूज कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लावा के जमाव देखने को मिलते हैं। तो वो इसी कारण कहा जाता है कि भारत में तो कोई ज्वालामुखी है ही नहीं, तो वहां पर लावा किस प्रकार से आया। तो वो इस प्रकार से आया। दूसरा एक उदाहरण और हम देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि गुजरात का जो गिर क्षेत्र है, गिर के अंतर्गत आपको अफ्रीकन लॉयंस मिलते हैं। अब अफ्रीकन लॉयंस यहाँ पर मिलते हैं, तो ये कैसे मिलते हैं। तो अफ्रीका से यानी अफ्रीका का ये पार्ट, अफ्रीकन जो लॉयंस है वो यहाँ पर भी मिलते हैं और अफ्रीकन लॉयंस यहाँ पर भी मिलते हैं। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे तब अफ्रीकन लॉयंस जब ये टूटे
तो अफ्रीकन लॉयंस जो है कुछ गुजरात के रीजन में रह गए और कुछ यहाँ पर रह गए। तो यहाँ पर यही कारण है कि गुजरात का जो ये रीजन है वहां पर आपको अफ्रीकन लॉयंस देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं वापस स्लाइड्स पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से ये इंडियन प्लेट है वो इस प्रकार से यहाँ पर टकराती है और टकराने के बाद यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से तिब्बत का प्लेट्यू और तिब्बत के प्लेट्यू के नीचे यहाँ पर आपके हिमालयन रीजन यहाँ पर क्रिएट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन की बात करें या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, पहले मैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात करता हूँ कि पूरा का पूरा जो है वो हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो सिंधु नदी का जो मोड़ है वहां से लगा, सिंधु नदी का मोड़ होता का अर्थ हो गया कि सिंधु नदी इन पर्वतों से जहां पर अपना गॉर्ज बनाती है, एक खड्डा एक वैली क्रिएट करती है। गॉर्ज और कैनियन में क्या फर्क होता है आप सबको पता होगा। तो वहां पर सिंधु नदी का जो गॉर्ज है वहां से लगाकर लास्ट जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है वहां तक ये फैला हुआ है। टोटल लेंथ की बात करें कि आपकी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 2400 किलोमीटर यानी लगभग 2400 किलोमीटर की ये लंबाई के अंतर्गत फैला हुआ है। यानी सिंधु नदी के मोड़ से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी तक की इसकी टोटल जो लेंथ है वह 2400 किलोमीटर की लंबाई। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में यहाँ पर आपको दो दे रखे हैं। अब दो किस प्रकार से दे रखे हैं उसको इस प्रकार से समझिएगा कि इसकी जो लेंथ है, अगर हम देखेंगे कि इसकी लेंथ हिमालयन की रेंज लेंथ किस प्रकार से है, तो लेंथ को अगर देखेंगे तो इक्वल नहीं है। इक्वल का अर्थ हो गया कि हिमालय को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी ये जो है लेंथ यहाँ से, जैसे कि अगर हम हिमालय की बात करें, यहाँ पर ट्रांस हिमालय है वैसे, तो यहाँ की जो लेंथ है और यहाँ की जो लेंथ है उसमें काफी रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क का होना का अर्थ होगा यहाँ पर ये काफी पतली हो जाती है इस प्रकार से, जैसे तलवार होती है तो इस प्रकार के ये सिचुएशन। तो ये जो लेंथ है ये आपके 400 किलोमीटर के है और यहाँ पर जैसे जैसे आप सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 160 किलोमीटर तक ही देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो लेंथ है वो आपको दो प्रकार से यहाँ पर दी गई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि औसत ऊंचाई, एवरेज जो हाइट है, एवरेज हाइट 600 मीटर। वैसे तो यहाँ पर जितनी भी जो पीक्स है, जैसे कि हमने कहा कि माउंट जो एवरेस्ट है वो लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। 6000 मीटर का अर्थ हो गया ये 6 किलोमीटर एवरेज हाइट रखती है। एवरेज हाइट को कैसे काउंट किया जाता है शायद आपको पता होगा कि जितने भी जो मेन जो हाइट्स है उसमें से उसको किस प्रकार से एवरेज निकाला जाता है और एवरेज जो हाइट नजर आ रही है वो 6000 मीटर तक आपको देखने को मिलती है। क्षेत्रफल लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है उसका टोटल जो एरिया है वो इस प्रकार से है। ये एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्यों है, तो फोल्डेड माउंटेन होने के लिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव होती है और बीच का जो मटेरियल है वो फोल्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि ये आपका इंडियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट इस तरफ मूव होता है और इंडियन प्लेट के बाद यहाँ पर एक स्टेबल प्लेट थी। स्टेबल प्लेट यानी जो यूरेशियन जो प्लेट थी या यूरोप और एशिया की जो प्लेट थी वो स्टेबल थी। अब इन दोनों के बीच में एक सी था, वो था तैथिस सागर। वो था तैथिस सागर। तो तैथिस सागर की तरफ जब ये मूव करता है, तैथिस सागर की तरफ जब मूव करता है तो बीच में, जैसे कि अगर हम बात करें कि यूरेशियन प्लेट, तो शायद आपने 12th में पढ़ा होगा कि यूरेशियन प्लेट है उसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं। ये आपके अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कहा जाता है। और जो इंडियन प्लेट है उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से ये गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है वह जब अंगारा लैंड की प्लेट से टकराती है तो बीच में जो तैथिस सागर है, अब तैथिस सागर पानी से भरा हुआ है। अब जब पानी से भरा हुआ है और बीच नीचे की तरफ इसके काफी यहाँ पर सेडिमेंट्स है। अब जो सेडिमेंट्स यहाँ पर जमा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊं कि ये सागर सी है और सी के फ्लोर पर यहाँ पर काफी सारा सेडिमेंट्स, जब ये प्लेट इस तरफ मूव होती है तो ये जो सेडिमेंट्स है ये क्या होता है दोनों के बीच में आकर पिस कर, यानी ये ऊपर चला जाता है, यानी ये इस प्रकार से
ऊपर चला जाता है और जो सेडिमेंट्स इस प्रकार से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों ही प्लेट एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉम्प्रेस कर रही है। जब हम किसी चीज को, किसी फ्लेक्सिबल चीज को दोनों दिशाओं से अगर प्रेस करें तो उसे हम संपीड़न कहते हैं, और संपीड़न से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं वलित पर्वत। तो ये फोल्डेड माउंटेन है और वर्ल्ड की सबसे जितने भी हाईएस्ट पीक्स जो है वो सारी की सारी पीक्स आपको इसी प्रकार के माउंटेन्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो एक प्रकार का ये फोल्डेड माउंटेन है जो फोल्ड होकर बना है। निर्माण कैसे हुआ, तो यूरेशिया तथा भारतीय प्लेट के अभिसरण से, यानी दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती है तो दोनों प्लेटों के कन्वर्ज होने से इसका निर्माण हुआ है। बल कौन सा लगा, कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा या संपीड़न बल के कारण, यानी दोनों को एक दूसरे से और से दबाया गया। अब ढाल की बात करें कि ढाल जो है उत्तर की तरफ उत्तल, भारत की तरफ उत्तल व तिब्बत की तरफ अवतल है। अब इसको समझते हैं कि ये ढाल किस प्रकार के हैं। ढाल को हम यहाँ पर समझते हैं कि भारत, अब हमने हिमालय बनाया, अब हिमालय को हमने बनाया तो हम जिस प्रकार से ये ढाल बना दिया इस प्रकार से, ये तो हो गया हमारा उत्तल ढाल। उत्तल ढाल का अर्थ हो गया कि ये जो ढाल है ये आपके कॉन्वेक्स है और ये जो ढाल है वो है कॉनकेव। अब ये इस प्रकार से, अब इसको किस प्रकार से समझना है, ये हिमालय बना दिया। यहां पर है हमारा इंडिया, ये है इंडिया। अब इंडिया से जब हम तिब्बत की तरफ या ऊपर की तरफ पामीर नॉट की तरफ जाते हैं, जब हम पामीर नॉट की तरफ जाते हैं तो हिमालयन रीजन का जो कह सकते हैं ढाल आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यानी आप धीरे 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 इसके ऊपर चढ़ोगे लेकिन नीचे की तरफ। अब ऐसी सिचुएशन क्यों हुई, तो उसके पीछे कहा जाता है कि हमने कहा था कि जो यूरेशियन प्लेट थी वो स्टेबल थी, वो अपनी जगह पर स्टेबल थी, और इंडियन प्लेट इसको क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। इंडियन प्लेट इसको धक्का दे रही थी। तो इस प्रकार से जो अपलिफ्टमेंट हुआ, ये यहाँ पर अपलिफ्ट हुआ। ये अपलिफ्ट जो हुआ वो क्या था, सेडिमेंट था। अब सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के होते हैं, यानी इसका अर्थ हो गया कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, ये काफी सॉफ्ट होगी। इसके अंतर्गत आपको फॉसिल्स मिलेंगे, जितने भी आपको बहुत सारे ज्यादा अलग अलग प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको पेट्रोलियम एंड कोयले के आपको रिजर्व्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कोयला और खनिज तेल की जो संभावना है इन पर्वतों के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से इसका ढाल जो है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भारत की तरफ का जो ढाल है वह उत्तल है। उत्तल का अर्थ हो गया ये कॉन्वेक्स है इस प्रकार से, और तिब्बत की जो तरफ का जो ढाल है वह कॉनकेव है, यानी तिब्बत की तरफ का जो ढाल है वो इस प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से इसकी ढाल का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि जो हिमालय, ये तो केवल और केवल हिमालय की बात करें कि हिमालय जो है वो किस प्रकार से बना गया। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको हम चार भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने हिमालय की बात करी, हिमालय के बाद जैसे कि हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, ट्रांस हिमालय की क्या विशेषता है। फिर हिमालय को भी हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। हिमालय जो एक्चुअली में है तीन वहां पर पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। तीन का जिस प्रकार से आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख रखा है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक के बाद ये जो है ये आपका मध्य हिमालय यानी मिड हिमालय, और फिर आपका हो जाएगा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, तो ये तीन पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको साइड से देखेंगे तो आपके सबसे पहले आएगा शिवालिक। शिवालिक के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिड हिमालय, मिड हिमालय के बाद आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय। तो शिवालिक कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डीप और दिल्ली लिख देता हूँ, दिल्ली की तरफ आपको सबसे पहले शिवालिक मिलेगा। शिवालिक को पार करेंगे तो उसके बाद यानी ये है आपका शिवालिक। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लोअर हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय। इस ग्रेट हिमालय को पार करने के बाद ये जो पोर्शन है वो मिलेगा आपका ट्रांस हिमालय का। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे हिमालय को इन चार भागों में डिवाइड करें। ये तो तीन चार हो गए, इसके अलावा ये जो पार्ट होता है ये अलग, ये इसको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं
जो आपके बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा आपको पामीर नॉट है। अब पामीर नॉट की क्या विशेषता है, आगे जो स्लाइड आएगी उसके अंदर मैं समझाऊंगा। पामीर नॉट से देखिएगा यहाँ पर एक पर्वत निकल रहा है जिसको कहा जाता है हिंद कुश। हिंद कुश है जो पाकिस्तान के अंतर्गत जा रहा है। कुनलुन जो है आपके तिब्बत की तरफ जा रहा है। हिमालय जो है यहाँ पर जा रहा है। अगली वाली जो स्लाइड है उसके अंतर्गत देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर देखिएगा ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय कौन सा है, ये आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा आपके ग्रेट हिमालय जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है आपका ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद यहाँ पर लेसर हिमालय, ये पूरा पूरा देखो टुकड़ों टुकड़ों के अंतर्गत है। ये बीच में गैप है, यानी यहाँ पर आपको कोई पास या दर्रा देखने को मिलेगा। और आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक कहते हैं, तो शिवालिक जो है सबसे लास्ट के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो है आपका जिसे हम ट्रांस हिमालयन कहते हैं। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि पीक्स जो दे रखी है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखिएगा ट्रांस हिमालय जो है तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये आपको श्रेणियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो लिख रखा है वो है आपका काराकोरम, 2 नंबर जो दे रखा है, यानी ये जो है ये पूरा का पूरा रीजन वो है आपका, यानी फर्स्ट जो लाइन रेड कलर की जो लाइन दिख रही है वो है काराकोरम। काराकोरम के बाद 2 नंबर का जो देख रखा है वो लद्दाख। लद्दाख के बाद 3 नंबर का जो दिख रहा है वो है जास्कर। और ये 4 नंबर जो है वो कहती है आपके कहलाती है कैलाश पर्वत। इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें कि महत्वपूर्ण जो चोटियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जैसे कि हम नंगा पर्वत की बात करें, ठीक है, तो नंगा पर्वत आपके यहाँ पर। अब नंगा पर्वत कहाँ है, तो आप देख सकते हैं 3 नंबर, यानी 3 नंबर यानी जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आपका नंगा पर्वत है। फिर K2 को हम गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, तो K2 जो है जो सेकंड नंबर पर, तो K2 कहाँ पर है, ये आपके आई हुई है काराकोरम रेंज के अंतर्गत। फिर उसके बाद माउंट कैलाश जो है थर्ड नंबर पर, तो कैलाश रेंज के अंतर्गत माउंट कैलाश। फिर माउंट एवरेस्ट जो 4th नंबर पर है, तो 4th नंबर पर आपका यहाँ पर नेपाल के अंतर्गत क्या है, माउंट एवरेस्ट है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। अब ये हाईएस्ट पीक है लेकिन कौन से हिमालय में है, तो हम कहेंगे कि ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो ग्रेटर हिमालय यानी जो महान हिमालय है, उस महान हिमालय के अंतर्गत आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जो यहाँ पर आपके सिक्किम के अंतर्गत देखने को मिलती है, भूटान और नेपाल के बीच सिक्किम के अंतर्गत कंचनजंगा देखने को मिलता है, ये भारत के अंतर्गत, ये भारत में स्थित या भारत पूर्णतया भारत में स्थित है। लेकिन ये जो हिस्सा है, मैंने कल भी कहा था कि आपको ये POK यानी पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके अंतर्गत पाई जाती है K2। माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल के अंतर्गत है। और लास्ट जो 6th नंबर पर है जिसे कहा जाता है नामचा बरवा। अब ये नामचा पर्वत जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसी नामचा पर्वत के पास से आपके यहाँ से एक रिवर पास आउट होती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो नामचा बरवा जो पर्वत है वो यहाँ पर है, और यहाँ से ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी आगे आती है। आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर में एक बार वापस देख लीजिएगा, आपको वही चीज आपको बताई गई है कि सबसे ऊपर देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है पीर पंजाल, जास्कर, फिर लद्दाख और फिर आता है काराकोरम। सबसे नीचे अगर रेंज की बात करें तो कौन कौन सी रेंज आती है, तो सबसे पहले सबसे नीचे की तरफ जो रेंज है वो है शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालयन का सबसे साउथ का यानी दक्षिण जो भाग है वो है। उसके बाद जो है बीच में एक और पर्वत श्रृंखला आती है जिसे हम मध्य हिमालय कहते हैं, और मध्य हिमालय के बाद ये जो लास्ट आती है वो ग्रेट हिमालय या महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय के बाद यानी जहां पर ग्रेट हिमालय कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा आपको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय नाम से उसे जानते हैं। यहाँ पर कई नदियां निकलती है, जैसे कि आप देखेंगे कि नदियों के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। तो रिवर्स जो है जैसे कि इंडस रिवर जो सिंधु नदी है वो यहाँ से निकलती है। अब सिंधु नदी का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर झेलम,
फिर है चेनाब, रावी, सतलज। ये 1 2 3 4 4 तो ये सहायक नदियां और 5वीं सिंधु नदी। ये पांचों नदी आप देखिएगा ये किस में बह रही है, ये पाकिस्तान के अंतर्गत बह रही। यहां से एक नदी और बहती है, वो कहलाती है आपके व्यास। और व्यास जो नदी है वो इंडिया से ओरिजिनेट होती है। बाकी सिंधु नदी तंत्र की या सिंधु इंडस नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत व्यास नदी जो नहीं, लेकिन पंजाब के अंतर्गत जो है ये सारी की सारी नदियां आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको गंगा नदी, गंगा के साथ यहाँ पर यमुना नदी और विभिन्न प्रकार की नदियां, शांगपो जिसे नदी कहते हैं यहाँ पर लिख रखा है टी शांगपो रिवर। ये सांगपो रिवर जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी आपके नामचा बर्मा पर्वत से होते हुए सीधा भारत के अंदर एंटर होती है। यहाँ पर इसके माध्यम से आप वापस देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर देखिएगा, इससे पहले मैंने कुछ पर्वत, जैसे कि मैंने बताया था कि ये शिवालिक है, और शिवालिक के बाद आपको मध्य हिमालय, और उसके बाद मैंने ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के बाद ये जो पोर्शन मैंने बनाया है ये ट्रांस, यहाँ पर टी लिख देता हूं मैं, ट्रांस हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ये आपका मिडिल हिमालय, और ये आपका लेसर हिमालय। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय ये यहाँ पर है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में एक सचर जोन है। सचर जोन क्या होता है उसको मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये बीच में सचर जोन का अर्थ हो गया ये बीच में गैप है। यहाँ पर देखिएगा ये बीच में गैप है, यहाँ पर भी बीच में एक वैली आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी आपको एक वैली देखने को मिलेगी। तो ये जो वैलीज है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर MCT इसे कहते हैं, MCT मैन सेंट्रल थर्स्ट। इसी प्रकार से ये कहलाता है आपके MBT मैन बाउंड्री थर्स्ट, या इसे पास भी कह सकते हैं, MBT कह सकते हैं। फिर शिवालिक, शिवालिक के बाद भी यहाँ पर आपको एक हिमालयन फ्रंट HFF भी देखने को मिलेगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ वैलीज पाई जाती है। अनुधैर्य यानी अनुधैर्य घाटी का अर्थ होता है ट्रांस, आपको इसको वर्टिकल वैलीज कह सकते हैं। तो वर्टिकल वैलीज पाई जाती है, जिसको वेस्टर्न पार्ट में, जैसे कि यहाँ पर इसके दो पार्ट कर लिए जाए, अब इस पार्ट के अंतर्गत, इस पार्ट के अंतर्गत और इस पार्ट के अंदर, इस प्रकार के वेस्ट के अंतर्गत जो वैलीज होती है उसको दून कहते हैं, जैसे कि पटली दून, देहरादून, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, देहरादून। और पूर्व में इसको द्वार कहा जाता है। तो द्वार यानी एक्चुअल में ये क्या है, वैलीज है, लेकिन वैलीज को दून और द्वार, तो देहरादून वगैरह जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे। और जब हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका ग्रेट हिमालय है और जो मिडिल हिमालय है, उसके बीच में भी कुछ वैलीज देखने को मिलती है, जैसे कि आपको कश्मीर वैली, कश्मीर वैली आपके दो जगह पर आएगी, जैसे कि हम 5th यूनिट के अंतर्गत भी वापस आपको इसको कश्मीर वैली को काफी डिटेल में पढ़ना है। कुल्लू वैली, काठमांडू वैली जो आपको नेपाल के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की यानी वैली, यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से जो वैलीज बनाई है, तो ये जो वैलीज है यानी ये बीच का भाग है। अब पहले धक्के में आप कह सकते हैं कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है, तो सबसे पहले टकराई तब ग्रेट हिमालय बना, ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया तो वहां पर वैली बन गई। दूसरी बार वापस टकराई तो वहां पर आपको मध्य हिमालय देखने को मिला, और तीसरी बार टकराई तब आपको वहां पर लेसर हिमालय या शिवालिक देखने को मिला। तो जो बीच में गैप आया वो गैप यहाँ पर MCT, MBT, HFF के नाम से जाना जाता है। और जो सचर जोन है वो पहले से निर्मित था। अगर यूं कहें, जैसे कि अगर हम आगे की स्लाइड पर जाते हैं, यहाँ पर एक और आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हिमालय, हिमालय को जैसे कि हम रीजनल डिवीजन भी करेंगे। सिडनी बुर्रार्ड नाम के व्यक्ति थे, उसने इस प्रकार से इसको लॉन्गिट्यूड लाइंस के हिसाब से या कुछ रिवर्स के हिसाब से इसको डिवाइड कर लिया। जैसे कि यहाँ पर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। तो कुछ रिवर्स हैं, उस रिवर्स के बीच का जो भाग है उसके आधार पर उसको डिवाइडेशन किया गया है। तो एक व्यक्ति का नाम है सिडनी बुर्रार्ड, उसने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो विभाजन है किस प्रकार से देखिएगा, जो पार्ट कश्मीर और पंजाब के अंतर्गत है हिमालय का, वो कहलाता है आपका पंजाब हिमालय।
जो हिमाचल के अंतर्गत है वो आपका हिमाचल हिमालय या कुमायूं हिमालय कहलाता है। जो ज्यादातर पार्ट आपका नेपाल के अंतर्गत आता है वो आपका नेपाल हिमालय, और जो असम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है तो उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया गया। अब बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय की, कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, इसका अर्थ ये हो गया कि हिमालय जो बना है उससे पहले से ही ये बन चुका था, पहले से वहां पर था, और उससे टकराकर आपके इस प्रकार के हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालय आपको देखने को मिलेगा। पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से पर्वत आपको मेनली देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। अब काराकोरम जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है जो आपको K2 जिसे गार्डियन ऑस्टिन कहा जाता है 8611 मीटर, जास्कर, लद्दाख, कैलाश पर्वत, ये सभी जो है पर्वत यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालयन रीजन के अंतर्गत देखने को मिला। ट्रांस हिमालयन रीजन का नाम आते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये वह पार्ट है जो हिमालय जब बना उससे पहले से ही ये बन चुका था, यानी ये सबसे पुराना भाग है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। हिमालय से पहले से ही इसका निर्माण हो चुका था। काराकोरम है जो जिसे एशिया की, मध्य एशिया की रीढ़ या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जा सकता है, रीढ़ की हड्डी के रूप में भी इसको उपमा दी जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर जो है वो यहीं पर इसी पर्वत यानी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की जो हाइक जो पीक है वह है आपकी राका पोशी। राका पोशी नाम की जो चट्टान जो पीक है वो आपको लद्दाख के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगर ट्रांस हिमालयन की बात करें तो ट्रांस हिमालय जो है वहां से बहुत सारी नदियां निकलती है। अगर ओरिजिन नदियों के ओरिजिन के बारे में बात करें कि कौन कौन सी नदियां यहाँ से ट्रांस हिमालयन रीजन के अंतर्गत से निकलती है, तो मेन जो रिवर है वो आपकी सिंधु है। सिंधु का जो ओरिजिन है यहीं से होता है। ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है। सतलज जो है वो यहीं से निकलती है। अब सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये ऐसी नदियां हैं जिसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पूर्ववर्ती नदियों का अर्थ ये होता है, आगे हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा। ये वो नदियां हैं जो हिमालय, जैसे कि हम कहते हैं कि सारी सारी जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो हिमालय जब नहीं बना उससे पहले भी बहती थी। तो वो जो नदियां होती हैं वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। और जो पूर्ववर्ती नदियां हैं उस पूर्ववर्ती नदियों में हम लिख कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती नदियां कौन सी है। सिंधु है जो हिमालय के पहाड़ से निकलती है, हिमालय में उसका ओरिजिन नहीं है, उससे भी पीछे उसका ओरिजिन है, यानी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र उसका ओरिजिन क्षेत्र है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र है और सतलज है। ये सारी की सारी नदियां हैं, और भी कई नदियां हैं। ये पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। इसके अलावा बात करें तो ट्रांस हिमालयन जो क्षेत्र है वहां पर एक लेह और लद्दाख का क्षेत्र है जिसे भारत का वन एंड ओनली कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। यानी जो लेह क्षेत्र है वह भारत का कोल्ड डेजर्ट के नाम से पहचान रखता है। अब कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं? कोल्ड तो इस प्रकार से कहते हैं कि क्यों ठंडा है। डेजर्ट क्यों कहते हैं कि यहाँ पर लेस देन 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल होता है, यानी 10 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर रेनफॉल होता है। आपको वेजिटेशंस नहीं देखने को मिलेंगे। वेजिटेशंस नहीं होंगे तो वहां पर आपको फ्लोरा एंड फौना दोनों ही नहीं देखने को मिलेंगे, यानी न तो वनस्पति देखने को मिलेगी और न ही वहां पर आपको किसी प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ से निकलते हैं, जिसमें आपका नुब्रा नुब्रा वैली है। नुब्रा वैली में आपका सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्तेरो है, अलग अलग प्रकार के बटूरा, हिस्पर, बाल्तोरा, ये अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पामीर नॉट को आप एक बार वापस देखिएगा। पामीर नॉट जो है यानी पामीर की जो गांठ है जिसे एशिया की छत, रूफ ऑफ द एशिया कहा जाता है, वहां से ये नॉट है। और गांठ क्यों कहा जाता है? देखिए हम किसी रस्सी के गांठ लगाते हैं तो उसमें से बहुत सारे चीज निकलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। जो पर्वत यहाँ से देखने को मिलते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा तियान शान पर्वत देखने को मिलता है। यहाँ पर अल्ताई शान भी कहते हैं इसे। यहाँ पर अलाई, यहाँ पर कुल्लुन शान, कराकोरम, हिमालय, हिंदकुश।
तो पामीर नॉट है, वहां से यहाँ पर बहुत सारे पर्वत इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो हिमालय जो है उसका एक पार्ट है जो भारत के अंतर्गत है, कुनलुन कराकोरम है जो आपका भारत के ऊपर, जो आपका भारत और तिब्बत का मिक्स जो पार्ट है उसके अंतर्गत, जो चाइना है उसके अंदर का आपको कुनलुन शान देखने को मिलेगा। पाकिस्तान जो है वहां पर हिंदू कुश देखने को मिलेगा। त्यान शान है वो आपको यहाँ पर कजाकिस्तान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको अल्ताई जो रेंज है वो देखने को मिलती है। तो ये पामीर नॉट है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है, और पामीर नॉट से ही आपको अलग अलग प्रकार के पर्वत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको ट्रांस हिमालय कंप्लीट करवा दिया है, और ट्रांस हिमालय के बाद हम अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर हिमालय को पढ़ेंगे, और हिमालय को 3 पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड करेंगे। और उसके अंतर्गत जैसे कि हम बात करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। हम ग्रेट हिमालय को पढ़ेंगे जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। उसके बाद महान हिमालय के साथ साथ हम महान हिमालय के जो दूसरे नीचे वाले जो भाग है, जैसे मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के बाद हम शिवालिक हिमालय जिसे लेजर हिमालय कहा जाता है, और उसके बाद जो हमारा ईस्टर्न हिमालय है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम हिमालय का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि पंजाब हिमालय क्या है, कुमायूं हिमालय क्या है, नेपाल हिमालय क्या है, और असम हिमालय क्या है। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या या डाउट हो तो आप मेरे से पूछे।